एक बेहद साधारण से गांव में, जहां शाम ढलते ही चूल्हों का धुआं आसमान से बातें करता था और सपने अक्सर गरीबी की छाया में दम तोड़ देते थे, वहीं जन्म हुआ अनन्या शर्मा का, एक ऐसी बच्ची का जो बचपन से ही सवाल बहुत पूछती थी। उसके पिता रमेश शर्मा पुलिस विभाग में एक मामूली हवलदार थे, जिनकी पूरी जिंदगी साइकिल, फटी फाइलों और अधूरे वेतन के बीच गुजर गई थी। और माँ सविता शर्मा एक ऐसी औरत थीं जिनके हाथों की लकीरों में मेहनत ही मेहनत लिखी थी। अनन्या ने होश संभाला तो देखा कि उसके पिता रोज वर्दी पहनते तो हैं, मगर आंखों में वह चमक नहीं है जो न्याय दिलाने वाले की होनी चाहिए। क्योंकि वह जानते थे कि ईमानदारी यहाँ कमजोरी समझी जाती है। एक रात जब अनन्या सिर्फ 10 साल की थी, तब उसके पिता एक केस से लौटे तो उनकी आंखों में अजीब सा डर था। उन्होंने मां से कहा कि उन्होंने एक बड़े आदमी के बेटे के खिलाफ गवाही दे दी है और अब सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। उसी रात कुछ नकाबपोश घर में घुसे, पिता को बेरहमी से पीटा गया, वर्दी फाड़ दी गई और जाते जाते बस इतना कहा गया कि अगली बार जुबान खुली तो लाश उठेगी। उस दिन अनन्या पहली बार रोई नहीं, बल्कि चुप हो गई, जैसे उसकी मासूमियत किसी ने जबरन छीन ली हो। कुछ दिनों बाद उसके पिता पर झूठा केस दर्ज हुआ, नौकरी चली गई, मोहल्ले वालों ने मुंह फेर लिया, रिश्तेदारों ने दूरी बना ली और एक ईमानदार आदमी शराब और खामोशी के बीच टूटता चला गया। मां सिलाई करके घर चलाती रहीं और अनन्या स्कूल के बाद बर्तन मांजती, कपड़े धोती और रात को दिए की रोशनी में पढ़ती। कई बार भूख इतनी तेज होती कि किताब के पन्ने धुंधले दिखने लगते, मगर वह हर बार अपने पिता की फटी वर्दी को देखकर खुद से कहती कि एक दिन इसी वर्दी को दुनिया की सबसे मजबूत ढाल बनाएगी। स्कूल में उसे ताने मिलते, कोई कहता पुलिस की बेटी होकर भी बाप बेरोजगार है, कोई कहता लड़की होकर अफसर बनने के सपने मत देख, मगर अनन्या के भीतर कोई टूट चुका बच्चा नहीं, बल्कि एक जिद्दी आत्मा पल रही थी। जब वह 16 साल की हुई तो उसके पिता एक रात चुपचाप दुनिया छोड़ गए। कोई सुसाइड नोट नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक टूटी हुई रीढ़ और एक अधूरा सम्मान। उस रात मां की चीखें पूरे गांव ने सुनी और अनन्या पहली बार पिता की लाश से लिपट कर रोई। उस रोने में दर्द भी था और एक कसम भी। अंतिम संस्कार के बाद जब सब लौट गए तो अनन्या ने पिता की पुरानी डायरी खोली, जिसमें लिखा था कि अगर मेरी बेटी अफसर बन जाए तो शायद इस देश में ईमानदारी की मौत इतनी सस्ती न हो। उसी दिन अनन्या ने मां के पैर छुए और कहा कि वह पढ़ेगी, चाहे इसके लिए उसे हर रात भूखी क्यों न सोना पड़े। सालों तक उसने वही किया, दिन में पढ़ाई, रात में ट्यूशन, कभी खेतों में मजदूरी, कभी घरों में झाड़ू। मां बीमार पड़ती तो वह दवा और फीस के बीच चुनाव करती। कई बार परीक्षा में असफल हुई, कई बार रिजल्ट के दिन घंटों रोई, मगर हर बार पिता की डायरी खोलकर खुद को समेट लेती। जब पहली बार उसने मुख्य परीक्षा पास की तो मां ने अपनी इकलौती सोने की चूड़ी बेचकर मिठाई खरीदी और कहा कि आज मेरे घर में इज्जत लौट आई है। चयन के दिन जब अनन्या का नाम सूची में आया तो उसने आसमान की ओर देखकर बस इतना कहा कि बाबा, आपकी बेटी हार नहीं मानी। प्रशिक्षण के लिए जब वह अकादमी पहुंची तो वहां भी रास्ता आसान नहीं था। अमीर अफसरों के बच्चे, अंग्रेजी में बात करने वाली भीड़, उसे पिछड़ा, भावुक और कमजोर समझा गया। मगर जब भी वह रात को अकेली होती तो पिता की डायरी सीने से लगाकर सो जाती। प्रशिक्षण के दौरान कई बार वह शारीरिक और मानसिक रूप से टूटने के कगार पर पहुंची। पैरों में छालें, आंखों में आंसू और दिल में डर कि कहीं मां अकेली न पड़ जाए। मगर हर सुबह वह उठती, वर्दी पहनती और खुद से कहती कि यह वर्दी मेरे पिता का अधूरा सपना है। जब पासिंग आउट परेड के दिन मां उसे सलाम करते हुए रो पड़ी तो अनन्या समझ गई कि यह सिर्फ उसकी जीत नहीं, बल्कि हर उस बेटी की जीत है जो हालात से लड़ रही है। उसी दिन उसे पहली पोस्टिंग मिली और कहानी ने एक नया, कहीं ज्यादा दर्दनाक मोड़ लेने की तैयारी कर ली, क्योंकि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। प्रशिक्षण के बाद जब अनन्या शर्मा पहली बार अपने जिले में पुलिस अधीक्षक बनकर पहुंची तो उसे लगा जैसे उसके कंधों पर सिर्फ सितारे नहीं, बल्कि उन हजारों बेबस लोगों की उम्मीदें टिकी हैं, जिनकी आवाज कभी फाइलों से बाहर नहीं आ पाती। जिला ऐसा था जहां अपराध कानून से नहीं बल्कि पैसे से चलता था। थाने दलालों के अड्डे थे, पीड़ित डर के मारे आंखें झुकाए खड़े रहते थे और अपराधी सत्ता की छाया में हंसते थे।
पहले ही दिन अनन्या को एक दलित परिवार मिला जिनकी बेटी के साथ हैवानियत हुई थी और आरोपी खुलेआम घूम रहे थे। ऊपर से साफ संदेश आ गया कि मामला रफा दफा कर दिया जाए। मगर जैसे ही अनन्या ने उस मां की सूनी आंखों में देखा, उसे अपने पिता की टूटी हुई नजर याद आ गई। उसी रात उसने केस दर्ज कराया, आरोपियों को पकड़ा और मेडिकल करवाया। अगले दिन से उसके खिलाफ तूफान खड़ा हो गया। फोन पर धमकियां, मीडिया में चरित्र हनन, नेताओं की प्रेस वार्ता। मां को डराने के लिए घर के बाहर लोग भेजे गए। मां ने कांपती आवाज में कहा कि बेटी कहीं रुक जा, मगर अनन्या ने मां के माथे को चूम कर कहा कि अगर आज रुक गई तो पापा की आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। उसने जिले में अवैध खनन, मानव तस्करी और नशे के नेटवर्क पर लगातार वार किए। कई बड़े नाम जेल गए, कई अफसर निलंबित हुए, मगर इसी लड़ाई में वह अकेली होती चली गई। अपने ही विभाग के लोग उससे कटने लगे। रातों को वह सरकारी बंगले में अकेले बैठकर पिता की डायरी पढ़ती और मां की दवाइयों के पैसों का हिसाब लगाती। एक रात सूचना मिली कि जंगल के रास्ते से दर्जनों लड़कियों की तस्करी होने वाली है। ऊपर से आदेश आया कि फोर्स मत भेजो, मामला संवेदनशील है। लेकिन अनन्या जानती थी कि संवेदनशील का मतलब बिकाऊ है। उसने सीमित बल के साथ खुद मोर्चा संभाला। मुठभेड़ हुई, गोलियां चलीं, अंधेरे में चीखें गूंजीं, और उसी अफरा तफरी में एक गोली अनन्या को लगी। गिरते हुए उसने सिर्फ यही कहा कि लड़कियों को बचा लेना। ऑपरेशन सफल रहा, सारी लड़कियां सुरक्षित थीं, मगर अनन्या को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अंतिम समय में मां को बुलाया गया। मां ने बेटी का सिर गोद में रखा। अनन्या की आंखें भर आईं और उसने धीमे से कहा कि मां, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें अकेला छोड़ रही हूं। मां ने कांपते हाथों से उसका माथा सहलाया और कहा कि नहीं बेटी, तू मुझे अकेला नहीं छोड़ रही, तू मुझे पूरे देश की मां बना रही है। अनन्या ने मुस्कुराकर पिता की डायरी मां के हाथ में दी और कहा कि पापा से कहना उनकी वर्दी आज शर्मिंदा नहीं हुई। बस इतना कहकर उसकी सांस थम गई। खबर फैलते ही पूरा जिला सड़कों पर उतर आया। जिन लोगों को उसने इंसाफ दिलाया था, वे उसकी अर्थी को कंधा देने आए। सरकार ने जांच बैठाई, सबूत सामने आए, बड़े चेहरे बेनकाब हुए। कई साल बाद जब उसी थाने में एक गरीब आदमी बिना डरे शिकायत दर्ज करा रहा था, तो दीवार पर टंगी अनन्या शर्मा की तस्वीर जैसे मुस्कुरा रही थी। और उसी गांव में उसकी मां हर शाम दिया जलाकर कहती है कि मेरी बेटी मरी नहीं है, वह हर उस वर्दी में जिंदा है जो सच के लिए झुकने से इनकार कर देती है। दोस्ती कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे LG लाइव स्टोरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।